Now baby is halfway to her first year. Time for celebration guys and many congratulations to you कि बेबी ने अपने फर्स्ट ईयर का हाफ माइलस्टोन कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा न्यू बॉर्न स्माइलिंग बेबी बन चुका है। इसके अलावा अब बेबी सपोर्टेड और विदाउट सपोर्टेड बैठना भी स्टार्ट कर दिया है। और सबसे अच्छी बात ये है कि अब तक अगर हमने उसे सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस नहीं कराया तो ये परफेक्ट टाइम होता है बेबी को सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस कराने का। तो आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली 6 मंथ माइलस्टोन के बारे में। इसके अलावा बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन कि बेबी को कौन सा फूड इंट्रोड्यूस कराया जाए और बेबी के डाइट चार्ट के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, कीर्ति हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मम्मा सुपर किड्स। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। और अगर आपने अब तक मम्मा सुपर किड्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले, जिससे आपको पेरेंटिंग रिलेटेड वीडियोस और रेसिपीज के आइडियाज मिलते रहेंगे। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं बेबी के ग्रोथ के बारे में। बेबी अपने फर्स्ट हाफ ईयर में बहुत ही फास्ट ग्रो करता है। इवन वो अपने बर्थ वेट का भी डबल हो जाता है। हर बेबी का ग्रोथ रेट डिफरेंट होता है, लेकिन डोंट बी सरप्राइज अगर आपने देखा कि आपका बेबी हर महीने 1.5 से 2 पाउंड वेट गेन कर रहा था, लेकिन 6 मंथ के बाद उसका वेट गेन और उसका हाइट गेन भी थोड़ा सा कम हो जाता है। अब उसका हाइट अराउंड 1/2 to 3/4 इंच ही बढ़ेगा। 6 मंथ के बाद बेबी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। इवन उसका वेट भी जेनेटिक तरीके से बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। सो डोंट बी वरी, जैसा अगर आपको लग रहा होगा कि पहले मेरा बेबी बहुत चबी था, अब वैसा नहीं लग रहा है, पहले उसका ग्रोथ बहुत अच्छे से हो रहा था, तो इट्स जस्ट अ डेवलपिंग फेज। बस हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा बेबी होना चाहिए एक्टिव। अब हम डिस्कस करते हैं बेबी के मोटर स्किल के बारे में। 6 मंथ की बेबी का नेक बहुत अच्छे से स्ट्रांग हो जाता है। इवन इस एज की बेबी को जब हम बैठाते हैं, सिटिंग पोजीशन में कराते हैं, तो वो बहुत अच्छे से बैठ जाता है। कुछ बेबी होते हैं जिन्हें सपोर्ट की ज़रूरत होती है और कुछ बेबी होते हैं कि वो इंडिविजुअली बैठ जाते हैं। अगर आपका बेबी अभी तक बिना सपोर्ट के नहीं बैठ रहा है, उसे थोड़े बहुत सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो डोंट बी वरी। कुछ ही हफ्तों में बेबी बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंट हो जाएगा और वो विदाउट सपोर्ट के बैठना भी स्टार्ट कर देगा। इसके अलावा 6 मंथ का बेबी रोल ओवर करना भी स्टार्ट कर देता है, फ्रंट टू बैक, बैक टू फ्रंट। सो प्लीज़ गाइस, कीप एन आई ऑन योर बेबी कि वो बिस्तर या फिर सोफे से न गिरे। इसके अलावा भी आपको बहुत सारे सरप्राइजेस देखने मिलेंगे, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड रहेंगे आपके लिए, कि बेबी अब क्रीप करना भी स्टार्ट कर दिया फॉरवर्ड टू बैकवर्ड, यानी कि वो अब स्लाइड करना स्टार्ट कर देता है अपने टमी के थ्रू। इवन कुछ बेबी जो होते हैं वो अपने हाथों के थ्रू ना जो पुश बैक करना स्टार्ट कर देते हैं फ्लोर के अपोजिट साइड में। ये सब नए नए स्टेप होते हैं, नए मूवमेंट होते हैं जो उसको एक न्यू स्टेप में, यानी कि नेक्स्ट उसके डेवलपिंग फेज की ओर आगे बढ़ाते जाते हैं। तो ये जो टाइमिंग जो होता है ना, आपके लिए पूरा सरप्राइजिंग वाला होने वाला है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन स्किल। 6 मंथ की बेबी बहुत ही स्माइलिंग, लाफिंग और बैबलिंग सॉन्ग लाइक मम्मी को देख के मामा, डैडी को देख के डैडा, इसी तरीके के और भी वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट साउंड बनाने का प्रैक्टिस करते हैं। साथ में वो अपने आसपास जो भी फैमिलियर फेसेस होते हैं लाइक मम्मी हो गए, डैडी हो गए, अगर साथ में ग्रैंडपा ग्रैंडमा रहते हैं, उन्हें भी बहुत अच्छे से रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। इवन इस एज के बच्चों के कुछ उसके फेवरेट टॉयज भी होते हैं। और इस एज में आप देखेंगे बेबी का फर्स्ट साइन ऑफ फियर, यानी कि वो स्ट्रेंजर को देख के रोना भी स्टार्ट कर देते हैं। 6 मंथ के बेबी इमोशन में बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करना भी स्टार्ट कर देते हैं। लाइक हैप्पी इमोशन हो गया, सैडनेस वाला इमोशन हो गया, उन्हें बहुत अच्छे से समझ आता है। अगर आपने बेबी को किसी चीज़ के लिए मना किया, नो बोला, तो वो इसके लिए रिस्पॉन्ड भी करेंगे। और इस एज के बच्चों को गेम खेलना बहुत अच्छा लगता है। अगर आप बच्चे के साथ पिक बू वाला गेम खेले, या फिर उसे मिरर के सामने दिखाए और उसे उसके साथ में गेम खेले, फिंगर गेम खेले, तो इस सारे गेम को बेबी जो है बहुत अच्छे से एंजॉय भी करते हैं। विजन डेवलपमेंट। 6 मंथ आते तक बेबी का डेप्थ परसेप्शन बहुत अच्छे से इम्प्रूव्ड हो जाता है।
इवन वो कुछ फीट दूरी तक आराम से भी देख लेता है। जब बेबी बॉर्न होते हैं तो उनका विज़न ब्लरी रहता है, उन्हें हर चीज़ें बिल्कुल भी क्लियर नहीं दिखाई देता। इवन उनमें कलर डिफ्रेंशिएट करना भी धीरे धीरे ही आता है। साथ में बेबी जब 6 मंथ के आते तक उसके जो क्रॉस्ड आई से किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने रहता है वो भी बहुत अच्छे से फोकस करना स्टार्ट कर देता है किसी भी चीज़ों को। इसके अलावा वो अपने से पास और दूर चीज़ों के में भी डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट कर देता है। और अगर कोई भी क्विक मूवमेंट हुआ, उसके सामने से कोई भी चीज़ें गई या फिर अगर आपने वहाँ से क्रॉस दौड़ते हुए गया तो वो आराम से एक देख लेता है कि कुछ तो मूवमेंट हुआ है उसके आसपास। वो अब उनकी जो विज़न है होते हैं ना बहुत अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। स्लीपिंग पैटर्न, मोस्ट ऑफ द बेबी 6 मंथ के आने तक स्ट्रेच करके 6 से 8 घंटे आराम से सो जाते हैं और दिन में 2 से 3 नैप लेते हैं। अगर आपका बेबी नाइट में नहीं सो रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि बेबी को कुछ प्रॉब्लम है। हो सकता है कि उसका डेवलपिंग टाइम लाइन डिफरेंट हो, या फिर बेबी का स्लीप नीड डिफरेंट हो, या फिर हो सकता है कि बेबी की टीथिंग आ रही हो, क्योंकि जब बेबी का टीथ आता है तो उस टाइम भी बच्चों की जो नींद है वो भी बहुत इंटरप्ट होती है। और ये भी देखा गया है कि अगर बच्चों में सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है तो वो पूरी रात को बहुत अच्छे से सो जाते हैं। तो कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसे हमें ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर बेबी की जो स्लीपिंग पैटर्न होती है वो बिल्कुल एक जैसा होता है और हर बेबी 6 महीने के बाद से पूरे अच्छे से नाइट में स्ट्रेच करके सो जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जैसा मैंने आपको बताया कि 6 मंथ के आते तक बेबी रोल ओवर करना स्टार्ट कर देता है, इसलिए जब हम बेबी को स्लीप कराते हैं तो सुलाते तो हम हैं बैक के सपोर्ट से, लेकिन बेबी रोल ओवर होके सोता है टमी के थ्रू। तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती 6 मंथ के बाद, क्योंकि 6 मंथ के बाद बेबी में सिड्स यानी कि सडन इन्फेंट डेथ रेशियो भी बहुत कम हो जाता है। बस कुछ चीज़ें जो होती है ध्यान रखने वाली बातें कि उसके आसपास बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एनिमल्स या फिर टॉयज़ बिल्कुल भी न रखे। ये सारी चीज़ें बच्चों में सफोकेशन ला सकता है। और इस बात का भी ध्यान रखें कि बेबी को एकदम कॉर्नर साइड में बैठ के न सुलाए, क्योंकि हो सकता है कि बेबी रोल ओवर होके नीचे गिर सकता है बिस्तर से। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है हमें जब भी बेबी सो रहा है नाइट के टाइम पे आफ्टर 6 मंथ। स्टार्टिंग सॉलिड फूड, अगर आपने बेबी को अब तक सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस नहीं कराया है तो आपके डॉक्टर बहुत ही जल्द कहने वाला है कि बेबी को सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस करा दो। मोस्टली बेबी को 6 मंथ कंप्लीट होने के बाद सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस कराया जाता है, बट कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं जिसमें 4+ मंथ के बाद भी बेबी को सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस कराया जाता है। उस टाइम पे बेबी के रेडीनेस को देख के सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जिस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक करती हैं। कौन से सॉलिड फूड हमें बेबी को देने चाहिए, तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। बेबी के न्यूट्रिशन का जो मेन सोर्स है 1 साल तक ब्रेस्ट मिल्क या फिर फॉर्मूला ही रहता है, इसलिए बेबी को फॉर्मूला और ब्रेस्ट मिल्क 1 साल तक जरूर दें। इसके अलावा मैंने डिफरेंट फूड्स को डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड कर दिए, बिल्कुल बेसिक से ही हैं, जिससे बेबी को एलर्जी होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो फ्रूट्स लिस्ट में है एप्पल प्यूरी, बनाना, मैश्ड बनाना, पेयर्स, अवाकाडो, प्लम, ये बिल्कुल बेसिक वाले फ्रूट्स हैं। उसी तरीके से वेजिटेबल्स में है कैरेट, पम्पकिन, स्वीट पोटैटोज, पीस एंड बीन्स। ग्रेन में हम बेबी को दे सकते हैं राइस, रागी, ओट्स, बार्ले। पल्सेस यानी कि दाल में हम दे सकते हैं मूंग की दाल और अरहर की दाल, लेकिन जब आप बेबी को स्टार्टिंग में दे रहे हैं तो मूंग की दाल से ही स्टार्ट करें, क्योंकि वो होता है इजी टू डाइजेस्ट। अब बात आती है डेयरी प्रोडक्ट में। तो डेयरी प्रोडक्ट में हम बेबी के स्टार्ट जब करते हैं तो थोड़ा सा घी डाल सकते हैं हम उसके फूड में, कभी भी कोई भी फूड बेबी को दे रहे हैं। उसके अलावा और कोई भी डेयरी प्रोडक्ट से इंट्रोड्यूस न कराए बेबी को। 1 साल तक छोटे बच्चों को काऊ मिल्क नहीं दिया जाता, लेकिन हाँ, आप काऊ मिल्क से बने हुए जो भी प्रोडक्ट होते हैं लाइक अदर डेयरी प्रोडक्ट, योगर्ट हो गया यानी कि दही हो गया, या फिर बेबी को होममेड पनीर जरूर दे सकते हैं।
धीरे धीरे बेबी जब अदर्स फूड को लेना स्टार्ट कर देगा और उसमें वो कंफर्ट फील करना स्टार्ट कर देगा, तब आप उसे योगर्ट और पनीर दे, वो भी होममेड पनीर दे, बिल्कुल सॉफ्ट वाले। अब ये तो पता चल गया कि हमें बेबी को कौन कौन से फूड देने चाहिए, लेकिन किस तरीके से देने चाहिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सबसे नंबर 1, बेबी को सिंगल फूड ही दे, कभी भी 2 फूड का कॉम्बिनेशन स्टार्टिंग से ना दे। सेकंड, सॉलिड फूड स्टार्ट करता है तो 1 to 2 टेबल स्पून से स्टार्ट करता है, फिर धीरे धीरे वो बढ़ते हुए 3 to 9 टेबल स्पून सीरियल्स या फिर फ्रूट वेजिटेबल्स प्यूरी लेता है। इसके अलावा पूरे दिन भर में वो लेता है 24 से लेकर अराउंड 30 ओंस तक ब्रेस्ट मिल्क या फिर फार्मूला, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा अगर कह लिया जाए तो 32 से लेकर 36 ओंस ब्रेस्ट मिल्क या फिर फार्मूला मिल्क पूरे होल डे में। ये सिर्फ एक जनरल गाइडलाइन है, हो सकता है कि इससे बेबी कम लेता हो या फिर इससे ज़्यादा कंज्यूम करता हो फूड को। थर्ड, 3 डेज़ का रूल फॉलो करें। 3 डेज़ का रूल होता क्या है? 3 डेज़ का रूल मतलब कि पर्टिकुलर उस सेम फूड को हमें 3 डेज़ तक देना है। रीज़न इसका ये है कि हमें पता चल सकेगा कि उस फूड से बेबी का बॉडी किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। लेकिन जैसा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को भी कोई भी फूड की एलर्जी नहीं है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 3 डेज़ का रूल फॉलो करें। आप 2 डेज़ का भी रूल फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप सिर्फ 2 डेज़ करें। जैसा अगर मैं कर रही हूँ तो 2 डेज़ के अगर आप फॉलो करेंगे तो उसमें भी आपको यही पता चल सकेगा कि बेबी का बॉडी किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है और आपको वो फूड बेबी को कंटिन्यू करना है कि नहीं। अगर ऐसा लगता है कि उस फूड से बेबी को कोई एलर्जी के सिम्टम्स आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो उस फूड को तुरंत स्टॉप कर दें। एलर्जी के सिम्टम्स में होते हैं लाइक जब भी सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस कराया जाता है तो बेबी में चेंजेस आते हैं, लाइक किसी में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आती है, किसी को डायरिया हो जाता है या फिर बॉडी में रैशेस हो जाते हैं। इसके अलावा किसी का बॉडी स्वेल कर जाता है। तो बहुत अलग अलग से एलर्जी के सिम्टम्स होते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है, कभी भी फूड दे रहे हैं, बेबी को फूड लेने के बाद कुछ आप ऑब्जर्व जरूर करें, कोई भी न्यू फूड दे रहे हैं तो आप ऑब्जर्व जरूर करें कि बेबी का बॉडी किस तरीके से रिएक्ट करता है उस पर्टिकुलर फूड में। इसके अलावा आप बेबी को कोई भी न्यू सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस कराते हैं तो फर्स्ट हाफ में ही कराएं। सबसे बेस्ट टाइम ये होगा कि बेबी का ब्रेकफास्ट टाइम या तो 12 बजे के आसपास का जो टाइम होता है, जब बेबी उठता है तो जो सबसे पहला उसका फीड होना चाहिए, या तो अगर ब्रेस्ट मिल्क या फिर अगर फार्मूला लेता है तो उसके बाद अगर आपको जो फूड इंट्रोड्यूस कराना है वो, फिर उसके बाद ब्रेस्ट मिल्क, इस तरीके से दे। इसका भी रीज़न ये है कि आपके पास टाइम रहेगा कि बॉडी किस तरीके से रिएक्ट करता है, और अगर आपको ऐसा लग रहा है बेबी में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप बहुत जल्दी डॉक्टर से कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आपने नाइट में किया तो आपको जैसे पता है कि नाइट में डॉक्टर के क्लिनिक्स बंद हो जाते हैं, तो मेन रीज़न यही रहता है कि बॉडी किस तरीके से रिएक्ट करता है, उसके लिए टाइम मिल सकता है आपके पास, और आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए भी आपके पास टाइम रहेगा। अब बात आती है कि किस तरीके से हमें बेबी फूड रेसिपी बनाना चाहिए। तो इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका है, जहाँ पर मैंने बनाया है फ्रूट प्यूरी, वेजिटेबल्स प्यूरी, बेबी सीरियल, सॉल्ट और शुगर क्यों ऐड नहीं करना चाहिए बेबी के फूड में। इसके अलावा कौन से 13 फूड हैं जो बेबी को इंट्रोड्यूस नहीं कराने चाहिए 1 साल तक। इन सारे वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो मुझे लगता है कि वो सारे वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होंगे। इन सब के अलावा जो कहा जाता है कि हमें बेबी को जब इंट्रोड्यूस कराया जाता है सॉलिड फूड तो हमें देना चाहिए दाल का पानी। मेरे ख्याल से जैसे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और जितना भी मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया, तो कभी भी बेबी को दाल का पानी नहीं देना चाहिए, क्योंकि दाल के पानी में कैलोरीज बहुत कम होती है, बहुत न्यूट्रिशन कम होता है, क्योंकि वो होता है बिल्कुल पानी सा। दाल का पानी मतलब आपको ये भी क्लियर कर देती हूँ, जो ऊपर हम जब दाल बनाते हैं तो कुछ ऊपर दाल का जो वाटर रह जाता है उसको कहा जाता है दाल का पानी। तो सिर्फ उसे न दे, दाल को बहुत अच्छे से गला ले, फिर पूरे दाल को मिक्स करके बेबी को दे। उसमें होता है ज़्यादा कैलोरी और वो होता है ज़्यादा न्यूट्रिशन।
इसलिए दाल का पानी वाला जो पहले कहा जाता था, लेकिन आज जो कहा जाता है वो बिल्कुल नहीं कहा जाता कि बेबी को सिर्फ दाल का पानी देना चाहिए। इवन उसके फूड की कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल एकदम पोरिंग वाली है, आपने बहुत ज़्यादा पानी डाल के दे दिया बेबी को, वैसा भी न करें। थोड़ी सी थिक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और ताकि बेबी को बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन मिल सके, बेबी को ज़्यादा कैलोरीज मिल सके। मेन रीज़न यही रहता है। जब भी हम बेबी को सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस कराते हैं 6 मंथ के बाद से, तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि वो होना चाहिए रिच इन आयरन। 6 महीने के बाद से बेबी को आयरन रिच फूड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सॉलिड फूड खिलाने के टाइम पे बेबी का पोजीशन सही होना चाहिए। मैंने कुछ मम्मी को देखा है कि बेबी को बिस्तर में लेटा देते हैं और फूड देते जाते हैं। ये बहुत ही गलत पोजीशन होता है। बेबी को हमेशा फूड खिलाते टाइम अपने लैप में या फिर जो बेबी के हाई चेयर आते हैं, बिल्कुल कंफर्ट वाले चेयर आते हैं, उसमें बैठा के ही सॉलिड फूड दें। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है जब हम बेबी को स्टार्टिंग में फूड देते हैं तो उसे रिजेक्ट करता है या फिर मुंह से निकालता है। इसका मतलब ये नहीं है कि बेबी उस फूड को लाइक नहीं कर रहा है। हो सकता है कि बेबी का टमी फुल हो इसलिए वो उस फूड को नहीं ले रहा है, या फिर वो अभी लर्न कर रहा है, उसे भी सॉलो करना भी नहीं आता। तो बहुत सारे होता है कि उसके फूड निकल भी जाते हैं उसके माउथ से। अगर नहीं खा रहा तो इट्स ओके, आप थोड़ी देर बाद उसी सेम फूड को ट्राई करें, बेबी डेफिनेटली लेगा। आप ऐसा ना करें कि नहीं फिर से बेबी नहीं खा रहा है तो अब मैं कैसे करूँ। कोई भी चिंता की बात नहीं है, ये बिल्कुल डेवलपिंग फेस है। बहुत सारे चेंजेस दिखने मिलेंगे और ये सारे चेंजेस चेंज भी होते जाएंगे। हो सकता है कि आज नहीं ले रहा है, कल वो ले लेगा, लेकिन कभी भी फोर्स फीडिंग ना कराए बेबी को। मेन कंसर्न वाली बात ये हो जाती है कि बेबी आपके साउंड में कोई रिएक्ट नहीं कर रहा है, या फिर वो खुद भी कोई साउंड नहीं बना रहा है, रोल ओवर नहीं कर रहा है, आसपास जो चीज़ें हो रही है उस पर कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, कुछ हैप्पी वाला फेस, क्योंकि 6 मंथ के आते तक बच्चा बहुत ही हैप्पी स्माइलिंग से हो जाता है। अगर ये सारी चीज़ें रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो डेफिनेटली कंसर्न वाली बात हो जाती है। आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। वैसे भी हर बेबी का जो होता है 6 मंथ में वेलनेस चेकअप होता है, तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर सकते हैं। हर बेबी का ग्रोथ फेज डिफरेंट होता है। कुछ बेबी होते हैं वो इस सारी चीज़ों को बहुत पहले कर लेते हैं, कुछ होता है कि इन सारी चीज़ों को करने में थोड़ा सा टाइम लगाते हैं। तो ये सारी बातें जो मैंने आपके साथ शेयर की ये जस्ट गाइडलाइन था। जैसे मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में कहूँगी कि मेरी डॉटर सुदीक्षा, उसने 5th मंथ में ही बैठना स्टार्ट कर दिया। वहीं मेरा बेटा सुयोग, उसने 6 मंथ से बैठना स्टार्ट किया। उसके वॉकिंग टाइम भी बहुत डिफरेंट थे। सुदीक्षा ने स्टार्ट कर दिया था वॉक करना अराउंड 9th मंथ में, वहीं सुयोग ने स्टार्ट किया वॉक करना अराउंड 10 मंथ के आसपास उसने स्टार्ट कर दिया। सुदीक्षा ने बिल्कुल भी क्रॉल नहीं किया। जैसा कहा जाता है कि बच्चे क्रॉल करते हैं, सिटिंग करने के बाद क्रॉल करते हैं, उसके बाद स्टैंड होके वॉक करना स्टार्ट करते हैं। सुदीक्षा के केस में हुआ कि उसने बिल्कुल भी क्रॉल नहीं किया, उसने सिट किया, स्टैंड किया और वॉक करना स्टार्ट कर दिया। वहीं सुयोग ने सिट किया, क्रॉल किया, उसने थोड़ा सा टाइम क्रॉल करने में लगाया, बहुत ज़्यादा स्टैंडिंग में नहीं किया, उसने वॉक कर दिया। तो वही बात मैं कहना चाहूँगी कि हर बेबी डिफरेंट होता है। दोनों बच्चों में मैंने खुद भी डिफरेंस देखे कि एक साथ उनके डेवलपिंग फेज नहीं चल रहे हैं। इसके रीज़न भी अलग हो सकते हैं। सुदीक्षा का जो बॉडी वेट था वो थोड़ा कम था, सुयोग का जो बॉडी वेट था वो थोड़ा ज़्यादा था। तो बॉडी को वेट को खुद को संभालना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आई थिंक सो इसकी वजह से उसका जो वॉक करना है थोड़ा सा पीछे रहा, अगर मैं कंपैरिजन करूंगी सुदीक्षा के टाइम पे। लेकिन ये जरूरी नहीं होता कि हर बच्चे 1 साल के अंदर ही वॉक करना चालू कर दे, सब कुछ डिफरेंट ही चलता है। यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको एक गाइडलाइन दिया है। होप सो इस वीडियो में मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई होगी और बहुत सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। इन सब के अलावा भी अगर आपके पास कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अदर्स पेरेंट्स को भी इन सारे चीज़ों के बारे में पता चल सके। थैंक यू, बाय बाय।